मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आपका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास ये वीडियो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले हड़प्पा संस्कृति के विषय में पढ़ा था प्राचीन इतिहास की शुरुआत में, और आज 6वीं क्लास हो रही है प्राचीन इतिहास की, जिसमें जो है हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति जो है इसमें इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC है। इसे लौहयुगीन संस्कृति भी कहा जाता है। लौहयुगीन संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके पहले संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति, वह कांस्ययुगीन संस्कृति थी। इसके बाद जो मानव परिवर्तित हुआ, अपने उसके सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आया, उसने लोहे के औजार एवं हथियार बनाना शुरू किए और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके आधार पर इसे लौहयुगीन संस्कृति कहा जाने लगा। तो हम लोग वैदिक संस्कृति को दो भागों में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल और इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल को तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे। इसकी तुलना जैसे राजनीतिक स्थिति की, सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिति की तुलना करेंगे इन दोनों में, उसके बाद सामाजिक स्थिति की भी तुलना करेंगे और स्थितियाँ आती जाएंगी, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जाएंगे, और जिससे कि आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे। आइए देखते हैं। ये हुआ महत्वपूर्ण मुद्दे, ये हुआ ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और ये हुआ उत्तर वैदिक काल। देखते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे में शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप वंशानुगत राजतंत्र था। ऋग्वैदिक काल में जो शासन का स्वरूप था वह वंशानुगत राजतंत्र था, और देखेंगे इसमें उत्तर वैदिक काल में भी वंशानुगत राजतंत्र ही था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जनजातीय परिषदें कौन कौन सी थी। तो इसमें सभा, समिति, विदत और गण, ये जो है जनजातीय परिषदें हुआ करती थी, जो लोग बैठते थे एक जगह। सभा, समिति, विदत और गण के नाम से जानी जाती थी, और इसमें इनका गौण भूमिका होती थी। बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती थी, ये है कि कुछ तो होती थी लेकिन उतना नहीं। स्वामी की बात करें, इसमें स्वामी कौन होता था? इसमें गाय लोग चराते थे ज़्यादातर, और जो जिसे गोपति कहा जाता था, और उसे पशुओं का राजा कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर भूपति, जो भूमि का स्वामी होता था, वह महत्वपूर्ण स्थान रखता था, उसे भूपति के नाम से जाना जाता था। आते हैं दोस्तों प्रशासनिक इकाई। उस समय प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी? तो जन, विष और ग्राम एवं कुल। जन सबसे बड़ी इकाई होती थी ऋग्वैदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में, और उससे छोटी विष होती थी, उससे छोटी ग्राम होती थी, और सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। जन जो इकाई होती थी उसे जनस्योगोपा कहा जाता था, जिसे राजन के नाम से भी जाना जाता था। और विष जो इकाई होती थी उसे विस्पति के नाम से जाना जाता था, उसका रखवाली विस्पति करता था। और जो ग्राम के लोग रहते थे उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था, और सबसे नीचे जो कुल की बात करते थे उन्हें कुलपति के नाम से जाना जाता था। आते हैं इसमें उत्तर वैदिक काल में। इसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाता है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा राष्ट्र जिसे राष्ट्रपति, और जन जिसे राजन के नाम से उसके बाद जाना जाता था, उसके बाद विष जिसे विस्पति के नाम से, ग्राम ग्रामीणी के नाम से, और उससे सबसे छोटी इकाई जिसे कुल के नाम से जाना जाता था,
यह सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई वैदिक काल में क्या थी? कुल थी। इसमें भी कुल थे और इसमें भी कुल था दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग आगे ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हैं। प्रशासन का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का स्वरूप क्या था? ऋग्वैदिक काल में सिविल अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर प्रशासन चलाया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में भी सिविल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। हम देखेंगे कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी इसमें कौन कौन से होते थे। यहाँ होता था एक पुरोहित, पहला अधिकारी जो एकदम प्रमुख था। यह राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। और दूसरा होता था सेनानी जो कि प्रधान सेनापति कहलाता था। ग्रामीणी होता था तीसरा, और जो कि ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। चौथा होता था ब्राजपति, जो कि चारागाह का अधिकारी होता था। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राजपति कौन होता था वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? तो वो चारागाह का अधिकारी होता था। और ग्रामवादिनी, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि ग्रामवादिनी किसे कहा जाता था? तो यह न्याय का प्रमुख अधिकारी होता था, एक प्रकार से न्यायाधीश होता था। और स्पर्श नामक एक पद होता था जिसे गुप्तचर कहा जाता था। और दूत नाम का एक पद होता था, दूत नाम का एक पद होता था जिसे संवाददाता के नाम से जाना जाता था। जबकि पूरप नाम का एक पद होता था जिसे जो है दुर्ग का अधिकारी कहा जाता था। और ये सभी बातें इसमें पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर लाएंगे और यहीं पर रख देंगे। इन सभी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी इसमें होते थे। जो पूर्व वैदिक काल के अधिकारी थे वे ही अधिकारी उत्तर वैदिक काल में भी थे। उसके अतिरिक्त एक दो अधिकारी रहे होंगे, उनका नाम का वर्णन बहुत ही कम मिलता है और उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल प्रशासनिक स्थिति पढ़ चुके हैं। अब इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरा पूरा वीडियो देखा।